एमवी जोएटा नाम का एक जहाज समोआ आइलैंड के अपिया पोर्ट से 3 अक्टूबर को 25 लोगों के साथ रवाना होता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जब 2 दिन बाद भी वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता तो डिपार्टमेंट में हलचल मच जाती है और 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक जहाज को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, पर उसका कोई भी अता पता नहीं चलता। जिसके बाद सरकार इस ऑपरेशन को बंद कर देती है, लेकिन ठीक 5 हफ्ते बाद कुछ ऐसा होता है जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन वो क्या था, ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। वेलकम टू ग्रिपिंग टेल्स, मैं हूं समीर आपके साथ और आज की स्टोरी का नाम है एमवी जोएटा मिस्ट्री। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 अक्टूबर 1955 की धुंधली सुबह से, जब समोआ आइलैंड के अपिया पोर्ट पर एमवी जोएटा नाम का एक जहाज शांति से खड़ा हुआ था। इस जहाज को प्रशांत महासागर का मैरी सेलेस्टी भी कहा जाता था। अगर आप नहीं जानते कि मैरी सेलेस्टी क्या था तो आपको बता दूं, ये एक ऐसा अमेरिकी कार्गो जहाज था जो समंदर के बीचों बीच तैरता हुआ मिलता था, लेकिन उस पर सवार कप्तान, उनका परिवार और पूरा क्रू रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। पर एमवी जोएटा को मैरी सेलेस्टी का नाम क्यों मिला, यह आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। खैर, 3 अक्टूबर की सुबह हर रोज की तरह अपिया पोर्ट पर चहल पहल थी। समंदर की लहरें धीरे धीरे एमवी जोएटा से टकरा रही थी, जो एक 69 फीट लंबा मोटर यार्ड था। इसे हॉलीवुड के एक फेमस फिल्म डायरेक्टर रोलैंड वेस्ट ने साल 1931 में बनवाया था और इसका नाम रखा था एमवी जोएटा। दरअसल रोलैंड अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते थे। उनका झुकाव उस दौर की बेहद खूबसूरत हॉलीवुड एक्ट्रेस जोएल कार्मेन की तरफ बहुत ज्यादा था, जो बाद में उनकी पार्टनर भी बनी। जैसे कि हम सब जानते हैं, जोएल को इंग्लिश में गहना या रत्न कहते हैं, जबकि स्पेनिश लैंग्वेज में इसी छोटे और कीमती रत्न को जोएटा कहा जाता है। रोलैंड वेस्ट अपनी पार्टनर जोएल से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने अपने सबसे पसंदीदा और कीमती जहाज का नाम ही जोएटा रख दिया, जिसे उस दौर का सुपर लग्जरी यॉट माना जाता था। जहाज का इंटीरियर बेहद आलीशान था, बहुत अच्छा। इसमें हॉलीवुड सितारों के रहने के लिए शानदार कैबिन्स, नक्काशीदार लकड़ी का काम, कीमती सोफे और समंदर के बीचों बीच पार्टियों को करने के लिए एक बहुत बड़ा डेक बनाया गया था। रोलैंड वेस्ट ने इसकी बॉडी को तैयार करने के लिए व्हाइट ओक और देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल करवाया था। ये लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि इस पर पानी और समंदर के नमक का असर बिल्कुल भी नहीं होता। आपको मैं बता दूं, उस वक्त के छोटे जहाजों में अक्सर एक ही इंजन होता था, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से जोएटा में 2 डीजल इंजन लगवाए गए थे, ताकि अगर मान लीजिए बीच समंदर में एक इंजन किसी कारण के चलते खराब भी हो जाए तो जहाज दूसरे इंजन के भरोसे सेफली पोर्ट पर लौट सके। इसे कभी ना डूबने वाला जहाज भी कहा जाता था, जो कि आगे चलकर सच भी साबित हुआ। 3 अक्टूबर को मजदूरों ने एमवी जोएटा के निचले हिस्से में करीब 4 टन का सामान लोड किया, जिसमें खाने पीने के डब्बे, लकड़ी, मिट्टी का तेल और कीमती दवाइयां शामिल थीं। वहीं जहाज के डेक पर 16 क्रू मेंबर्स रस्सियों को कसने और इंजन की जांच करने में बिजी थे, जबकि दूसरी तरफ 9 पैसेंजर्स अपने इस 48 घंटे के सफर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जी हाँ, एमवी जोएटा का ये सफर कोई महीनों का नहीं था, बल्कि ये महज 2 दिन की एक बेहद छोटी समुद्री यात्रा थी। इस जहाज को अपिया पोर्ट से रवाना होकर टोकेलाओ आइलैंड पहुंचना था। इन दोनों जगहों के बीच की दूरी लगभग 430 से 525 किलोमीटर थी। 2 दिन का सफर करके एमवी जोएटा 5 अक्टूबर की सुबह तक अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला था। पैसेंजर्स भी बिना किसी डर के आराम से जहाज पर चढ़ रहे थे। इनमें से कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे जिन्हें ड्यूटी पर जाना था, 2 प्यारे बच्चे थे जो अपने पेरेंट्स के साथ टोकेलाओ आइलैंड घूमने जा रहे थे, और एक जाने माने डॉक्टर थे जो इसी आइलैंड पर किसी पेशेंट का इलाज करने जा रहे थे। जबकि जहाज की कमान कैप्टन थॉमस एच डस्टी मिलर के हाथों में थी, जो कोई नौसिखिए नहीं बल्कि समंदर के बेहद एक्सपीरियंस्ड सेलर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जहाजों को संभालने और समंदर की लहरों से लड़ने में बिताया था। वो एमवी जोएटा को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इसके कोने कोने से बहुत अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें 3 अक्टूबर को भी इसे ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और पैसेंजर्स को भी कैप्टन थॉमस पर पूरा भरोसा था। खैर, जैसे ही आखिरी पैसेंजर ने जहाज पर कदम रखा, कैप्टन ने हाथ हिलाकर पोर्ट पर खड़े लोग को अलविदा कहा और एमवी जोएटा ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिए। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले 48 घंटे में इस शांत समंदर के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जो इन 25 लोगों को हमेशा के लिए गायब कर देगा। जी हाँ, शुरुआती कुछ घंटों तक जहाज का माहौल बेहद खुशनुमा, बहुत अच्छा था, बिल्कुल नॉर्मल। किसी के चेहरे पर कोई भी डर नहीं था और सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल में था। कैप्टन थॉमस पूरी तरह से अपने काम में डूबे हुए थे। वो जहाज के स्टीयरिंग व्हील को संभाले हुए थे और उनके सामने मैप्स बिखरे पड़े थे। बीच बीच में वो कंपास देख रहे थे और क्रू को जरूरी ऑर्डर्स दे रहे थे ताकि जहाज सही डायरेक्शन में टोकेलाओ आइलैंड की तरफ बढ़ता रहे। डेक पर पैसेंजर सुहावने मौसम और समुद्र की ठंडी हवाओं का मजा ले रहे थे।
जहाज के छोटे से किचन में कुक रात के खाने की तैयारी कर रहा था, जिसकी खुशबू पूरे जहाज पर फैल रही थी। चारों तरफ सिर्फ समंदर की लहरों का संगीत और लोगों की हंसी ठिठोली सुनाई दे रही थी। रात धीरे धीरे गहरा रही थी और लोग खाना खाकर अपने अपने कैबिन में सोने की तैयारी करने लगे। ये जोएटा की सबसे शांत और आखिरी खूबसूरत रात थी, क्योंकि इसके बाद समंदर के सन्नाटे में वो खौफनाक मोड़ आने वाला था, जिसने इस हंसते खेलते जहाज को एक सन्नाटे में बदल दिया। आपको बता दूं, एमवी जोएटा को 5 अक्टूबर की सुबह टोकेलाओ आइलैंड पहुंचना था, लेकिन जब 5 अक्टूबर को जहाज वहां पे नहीं पहुंचा तो वहां के ऑफिसर्स ने इसकी जो खबर थी तुरंत किसी को नहीं दी। उन्होंने सोचा कि शायद इंजन में खराबी आ गई होगी या जहाज कहीं और रुक गया होगा, इसलिए उन्होंने इंतजार करना सही समझा। लेकिन 6 अक्टूबर को भी जब एमवी जोएटा अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा, तब जाकर अपिया पोर्ट के ऑफिसर्स को मैसेज दिया गया, जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि एमवी जोएटा अब तक टोकेलाओ आइलैंड पर पहुंच गया होगा। लेकिन जैसे ही उसके ना पहुंचने की खबर पूरे डिपार्टमेंट में पहुंची, सब जगह हंगामा मच गया। रॉयल न्यूजीलैंड एयरफोर्स को जहाज ढूंढने के काम पर लगाया गया। 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक लगातार कई दिनों तक सेंटिनेल फ्लाइंग बोट्स ने समुद्र के 100,000 स्क्वायर माइल्स के बहुत बड़े हिस्से को छाना, लेकिन आसमान से समंदर का वो हिस्सा बिल्कुल शांत और बिल्कुल खाली नजर आया। जहाज का कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था, इसलिए 12 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया और अखबारों में खबर छप गई कि एमवी जोएटा समंदर में समा चुका है। जबकि लापता हुए 25 लोग के परिवारों ने भी ये मान लिया था कि जो अब उनके अपने हैं वो कभी भी लौट के नहीं आ सकते। इसी तरह दिन बीतते गए और लोग एमवी जोएटा का नाम अब धीरे धीरे भूलने लगे। लेकिन 5 हफ्ते बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को एकदम डरा दिया। सब शॉक्ड हो गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ था, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जहाज को गायब हुए लगभग 37 दिन बीत चुके थे और लोगों ने एमवी जोएटा के मिलने की जो उम्मीद थी ना, उसे बिल्कुल खो दिया था, क्योंकि इतने दिनों तक प्रशांत महासागर के खतरनाक पानी में किसी भी छोटी बोट या जहाज का सलामत रहना इट वॉज जस्ट एन इम्पॉसिबल। ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता था। इसी बीच तारीख आई 10 नवंबर साल 1955। फिजी आइलैंड के नॉर्थ में समंदर बिल्कुल शांत था। तभी वहां से टुवालू नाम का एक कार्गो शिप गुजरा। इस जहाज के कैप्टन जेराल्ड डगलस अपने कैबिन में थे। अचानक टेलीस्कोप से देख रहे क्रू मेंबर्स को समंदर के बीचों बीच एक अजीब सी शैडो दिखाई दी। उसने फौरन कैप्टन को इस बारे में बताया। ये सुनते ही कैप्टन डगलस ने अपने जहाज का रुख उस तरफ मोड़ दिया। वो जैसे ही उस परछाई के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक जहाज बाई तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है और उसका आधा हिस्सा पानी में डूब रहा है। लहरें उसके डेक से टकरा रही हैं। आपको बता दें, कोई और जहाज नहीं बल्कि एमवी जोएटा था, जो अपनी तय राह से करीब 600 मील दूर बहकर यहां पर आ गया था। कैप्टन डगलस ने जहाज का हॉर्न बजाया, चिल्लाकर आवाजें दी, लेकिन सामने से सिर्फ समंदर के लहरों की आवाजें आ रही थी। जहाज पर कोई हलचल नहीं थी। ये देखकर कैप्टन डगलस ने अपने क्रू मेंबर्स के साथ एमवी जोएटा पर कदम रखा। जहाज पर कदम रखते ही सबसे पहली चीज जो उन्होंने महसूस की वो थी एक डरावनी खामोशी। एमवी जोएटा पर 25 लोगों में से एक भी इंसान मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो हवा में घुल गए हों। ना कोई बॉडी, ना कोई क्लू, ना कोई आवाज, ना कोई चीख, बस एक खाली जहाज जो चुपचाप उस समुद्र में तैर रहा था, जैसे वो खुद भी अपने मालिक को ढूंढ रहा हो। इस सन्नाटे को चीरते हुए जब कैप्टन डगलस और थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि जहाज का इंजन पूरी तरह से बंद है। लेकिन अजीब बात यह थी कि दिन के उजाले में भी जहाज के कैबिन और नेविगेशन की लाइटें अभी भी चल रही थी। कुछ लाइटें बिजली कम होने की वजह से रह रहकर टिमटिमा रही थी, जो माहौल को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। इसके बाद कैप्टन डगलस थॉमस मिलर के कैबिन में घुसे, जहां दीवार पर टंगी नेविगेशन वॉच ठीक 10:25 पर थम चुकी थी। कैबिन के फर्श पर कई इंचेस तक समंदर का खारा पानी भरा हुआ था, जिसमें कैप्टन के कुछ डॉक्यूमेंट्स, फटे हुए पन्ने और कपड़े तैर रहे थे। कैबिन की खिड़कियां और पोर्ट होल्स खुले हुए थे, जिससे लहरों का पानी बार बार अंदर आ रहा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कैबिन का स्ट्रक्चर मजबूत था, वो टूटा नहीं था। यानी कोई बड़ा समुद्री तूफान इस तबाही की वजह नहीं बना था। आपको बता दूं, एक कैप्टन के लिए उसकी लॉग बुक और नेविगेशन चार्ट्स उसकी जान से भी आप कह सकते हैं कि ज्यादा कीमती होते हैं। लॉग बुक में सफर के हर घंटे का हिसाब, मौसम का हाल और किसी भी खराबी का जिक्र होता है, पर कैबिन की टेबल पूरी तरह से खाली थी। लॉग बुक और मैप्स का वहां नामो निशान नहीं था।
ये देखने के बाद कैप्टन डगलस रेडियो रूम में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि रेडियो का स्विच ऑन था और वो इंटरनेशनल डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी पर सेट था, यानी डूबने से पहले किसी ने मदद के लिए स्विच को ऑन किया था। लेकिन जब कैप्टन डगलस ने तार चेक किए तो पता चला कि रेडियो की वायरिंग में एक बड़ी खराबी थी, जिसकी वजह से उसकी आवाज कभी किसी तक पहुंची ही नहीं। कैप्टन डगलस को एमवी जोएटा के कैबिन में लोगों के कपड़े सूखे और कुछ गीले हालत में बेड पर पड़े हुए मिले। खाने के बर्तनों में सूखा हुआ खाना वैसे ही छोड़ दिया गया था। ऐसा लग रहा था मानो लोग खाना खाते खाते किसी अचानक डर से वहां से भागे हों। जहाज के किनारे बंधी रहने वाली तीनों लाइफ बोट्स और जहाज का कंपास भी गायब था। लेकिन सबसे खौफनाक नजारा एमवी जोएटा के मेन हिस्से में देखने को मिला, जहां डॉक्टर का सामान बिखरा पड़ा था और उसके पास ही ब्लडी बैंडेजेस मौजूद थी, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि किसी को चोट लगी थी और डॉक्टर इसका इलाज कर रहे थे। लेकिन ये 25 लोग गए कहां? ये बात कैप्टन को समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद जांच शुरू हुई और इन्वेस्टिगेटर्स ने एमवी जोएटा पर चढ़कर उसके हर एक कोने को अच्छे से खंगाला और फिर दुनिया के सामने कई सारी थ्योरीज पेश की। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि जहाज की घड़ी रात के 10:25 पर इसलिए रुकी थी क्योंकि उसी टाइम जहाज का मेन जनरेटर और लाइट सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई थी। इंजन रूम में कूलिंग पाइप फटने से भारी क्वांटिटी में पानी भर गया था। जैसे ही पानी का लेवल बढ़ा तो बिजली के तारों और जनरेटर तक पहुंच गया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका या शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे जहाज की जो लाइट थी वो गुल हो गई, जिस वजह से घड़ियां उसी पल हमेशा के लिए थम गईं। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक असली मुसीबत की शुरुआत इसी टाइम से हुई थी। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह था कि जहाज डूबा क्यों नहीं, जबकि वो एक तरफ 35 डिग्री तक झुक चुका था। तो इसकी वजह थी कॉर्क। एमवी जोएटा के अंदर कॉर्क की इतनी ज्यादा लेयर्स लगी हुई थी कि वो कभी भी डूब ही नहीं सकता था, चाहे उसमें कितना ही पानी क्यों ना भर जाए। लेकिन फिर 25 लोगों ने उसे छोड़ा क्यों? ये सवाल वो था जो हर इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में घूम रहा था और इसका जवाब आज तक भी नहीं मिल पाया। हालांकि कुछ थ्योरी सामने जरूर आई हैं। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक जहाज के कैप्टन थॉमस एक बेहद ही एक्सपीरियंस्ड सेलर थे। जब रात के 10:25 पर पाइप फटने से इंजन रूम में पानी भरने लगा तो जहाज के बाकी क्रू मेंबर्स घबरा गए। वो जहाज को तुरंत छोड़कर लाइफ बोट से भागना चाहते थे, लेकिन कैप्टन मिलर जानते थे कि जहाज की बॉडी में कॉर्क भरा है, इसलिए ये कभी पूरी तरह डूबेगा नहीं। उन्होंने अपनी जगह से हिलने और जहाज छोड़ने से साफ मना कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि इसी बात को लेकर कैप्टन और डर से पागल हो चुके क्रू मेंबर्स के बीच समंदर में तीखी बहस शुरू हो गई, जो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि क्रू ने कैप्टन के खिलाफ बगावत कर दी और गुस्से में उन पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। अब क्योंकि जहाज पर डॉक्टर मौजूद थे तो उन्होंने तुरंत ही अपना बैग खोला और कैप्टन के घाव पर पट्टियां बांधनी शुरू कर दी। लेकिन क्रू ने डॉक्टर को इलाज पूरा करने नहीं दिया। उन्होंने डॉक्टर का बैग फर्श पर गिरा दिया और उन्हें भी बंधक बना लिया। इसके बाद क्रू ने पूरे जहाज पर कब्जा कर लिया और तीनों लाइफ बोट्स को समुद्र में उतारा। उन्होंने बंदूक की नोक पर सभी पैसेंजर्स को जबरन उन छोटी लाइफ बोट्स में बैठाया और खुद भी डॉक्टर और घायल कैप्टन को लेकर बोट्स में बैठ गए। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक रात के अंधेरे में उनकी बोट पलट गई, जिस वजह से शार्क ने उन्हें अपना निवाला बना लिया। यही वजह थी कि जब 5 हफ्ते बाद जहाज मिला तो उस पर खून के निशान और बिखरा हुआ सामान तो था, लेकिन 25 लोगों में से किसी एक का भी नामो निशान नहीं था। वहीं दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि जहाज पर पायरेट्स ने हमला कर दिया हो और सामान लूटने के बाद सभी को मारकर समुद्र में फेंक दिया हो। लेकिन इस थ्योरी में देखिए एक बहुत ही बड़ी खामी थी। अगर पायरेट्स जहाज पर हमला करते तो उनका सबसे पहला मकसद होता सारा कीमती सामान लूटना, राइट? लेकिन पैसेंजर्स के कैबिनों में उनके सोने चांदी की ज्वेलरी, कीमती सामान और जेबों में जो पैसे थे वो वैसे ही रखे हुए थे। पायरेट्स कभी भी इतनी कीमती चीजें जहाज पर छोड़कर जाते ही नहीं। इससे ये साफ हो गया कि लूटपाट के इरादे से वहां पर कोई नहीं आया था। वहीं कैप्टन थॉमस पर भी जांच के दौरान बहुत बड़ा आरोप लगा। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि यह पूरा हादसा कैप्टन की जिद और लापरवाही की वजह से हुआ था। दरअसल सफर शुरू होने से ठीक पहले जब एमवी जोएटा अपिया के पोर्ट पर खड़ा था, तभी उसके लेफ्ट इंजन में खराबी आ गई थी। क्रू मेंबर ने कैप्टन को बताया था कि इंजन सही से काम नहीं कर रहा है। उस टाइम रूल के मुताबिक कैप्टन को सफर वहीं रोक देना चाहिए था और इंजन ठीक होने का वेट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्रू मेंबर की चेतावनी को अनसुना कर दिया क्योंकि जहाज में 2-2 इंजन्स थे। इसलिए कैप्टन ने सोचा कि वो सिर्फ एक इंजन के भरोसे भी 40 घंटे का एक छोटा सफर पूरा कर लेंगे और उन्होंने खराब इंजन को बिना सुधारे ही जहाज को समुद्र में उतार दिया। जांच अधिकारियों ने पता लगाया कि कैप्टन मिलर उस टाइम बहुत बड़े कर्ज में डूबे हुए थे। जहाज पर बहुत कीमती दवाइयां, सरकारी सामान और पैसेंजर सवार थे, जिससे कैप्टन को अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। पैसों की तंगी और कर्ज के दबाव में आकर उन्होंने ये जानलेवा रिस्क लिया जो आगे चलकर 25 लोग की जान ले डूबा। हालांकि ये सिर्फ थ्योरीज हैं। उन 25 लोग के साथ क्या हुआ
ये एक्चुअली में आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा उस रात? इनमें से कौन सी ऐसी थ्योरी है जिस पर आप थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट कर पा रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे ऐसी आने वाली क्रिपिंग स्टोरीज आपसे मिस ना हो। टेक केयर।